देखिए बेटा, कूलम्स लॉ जो होता है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि आप कह सकें कि ये हर किस्म की चार्जेस के लिए वैलिड है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी चार्जेस के लिए वैलिड है जो पॉइंट चार्जेस हो, ठीक है, और स्टेशनरी चार्जेस हो और जिनके दरमियान डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर ना हो। तो इसकी कंडीशंस होती है, हर चार्ज के लिए आप कूलम्स लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कोई प्लेट हो, कोई आर्बिट्ररी शेप की कोई चार्ज हो, उसके लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप स्पेसिफिकली ये सिर्फ ऐसी चार्जेस के लिए इस्तेमाल करते हो जो पॉइंट चार्जेस हैं, स्टेशनरी चार्जेस हैं और जिनके दरमियान इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड होता है या जिनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम ना हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ is used to calculate electrostatic force between charges quantitatively। क्वांटिटेटिवली का मकसद होता है कि जिसके अंदर आपके पास एक फार्मूला अवेलेबल होता है, आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करके आप उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव चीज का मकसद होता है ऐसी चीज जिसके अंदर हम कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, जिसमें हमारे पास कोई फार्मूला अवेलेबल हो, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिवली। ठीक है, अब ये जो कूलम्स लॉ होता है ये वैलिड होता है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ये जो होता है वो वैलिड होता है फॉर पॉइंट चार्जेस विच आर स्टेशनरी। ये स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है या वैलिड होता है वैलिड व्हेन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कूलम्स लॉ के अंदर देखते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ इज अप्लीकेबल। जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है वो अप्लीकेबल होता है। नॉट वैलिड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस is less than 10⁻⁻15 मीटर। या ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये तब भी वैलिड नहीं होता जब कोई ऑब्जेक्ट्स बड़े होते हैं, जैसे प्लैनेट्स वगैरह के ऊपर जो चार्जेस होती है, इतनी बड़ी चीजों के लिए भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये आप कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। हर किस्म की चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता है, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ये वैलिड होता है और उन कंडीशंस के सिवा ये वैलिड नहीं होता। जो इसके अंदर मोर जो है वो आप कह सकते हैं जो बड़ा लॉ है वो है गासेस लॉ। गासेस लॉ हर किस्म की चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, हर किस्म की चार्जेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गासेस लॉ का स्पेशल जो है वो पार्ट आप कह सकते हैं, गासेस लॉ की स्पेशल कंडीशंस जो होती हैं वो कूलम्स लॉ है। क्योंकि कूलम्स लॉ आप स्पेशल केस कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए इस्तेमाल होता है। पॉइंट चार्जेस का मकसद होता है ऐसी चार्जेस है
ऐसी चार्जेस जिनका स्फेरिकल शेप हो और जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस के साइज से बड़ी हो। जैसे सन इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसलिए कि सन की साइज जो होती है वो छोटी होती है उस एरिया से जिस एरिया के अंदर सन की लाइट पहुंच रही है, इसलिए सन इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो ये इसके लिए वैलिड होता है। अब ये कहता क्या है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ के अंदर जो पहला हम पढ़ते हैं वो ये होता है कि अगर दो चार्जेस जो होती है वो वैक्यूम के अंदर मौजूद है, सपोज करें दो चार्जेस है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ठीक है। अब जो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव तब होगी जब अनलाइक चार्जेस होंगी, रिपल्सिव तब होगी जब लाइक चार्जेस होंगी। दो एक जैसी चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव होगी और दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान ये अट्रैक्टिव होगी। तो पहली पॉइंट जो ये लॉ कूलम ने डिस्कवर किया था, आपको पता है, यूजिंग टॉर्शन बैलेंस, सेम मैकेनिज्म जो यूज हुआ था ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर। ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर जो मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ था वही सेम मैकेनिज्म इस लॉ के अंदर इस्तेमाल हुआ और सेम जो है वो डिवाइस है जिसको हम कहते हैं टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस के थ्रू हमने किया था और ये लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मकसद है कि ये फोर्स जो होती है दो चार्जेस के दरमियान म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मकसद है सिर्फ एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाती। अगर ये चार्ज इसके ऊपर लगाती है तो ये चार्ज इसके ऊपर लगाती है। इसको म्यूचुअल कहते हैं कि दोनों चार्जेस म्यूचुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और म्यूचुअली एक दूसरे को रिपेल करती है। म्यूचुअल फोर्स है। और दूसरी बात इससे ये भी आती है कि जब दो इक्वल चार्जेस होती हैं तो दो इक्वल चार्जेस के दरमियान जब ये म्यूचुअल फोर्स होती है ना, तो म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है कि जितनी फोर्स एक चार्ज दूसरे के ऊपर लगाएगी उतनी दूसरी चार्ज एक चार्ज के ऊपर लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है, इसका वेट अगर 2 न्यूटन है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ इसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लग रही है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये पेन अर्थ के ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो जितनी फोर्स अर्थ किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है इतनी फोर्स वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर लगाता है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल, जिसमें इक्वलिटी हो। जितनी फोर्स एक चार्ज की दूसरी चार्ज के ऊपर होगी उतनी दूसरी चार्ज की पहली चार्ज के ऊपर होगी। भले एक चार्ज 1 कूलम है दूसरी 100 कूलम है, ऐसा नहीं होगा कि 1 कूलम की 100 के ऊपर कम हो और 100 की 1 के ऊपर ज्यादा हो, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट लोगे तो दोनों की एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स होगी वो इक्वल हो जाएगी। और ये जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। इसको हम कहते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मकसद है कि जब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो और इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं ना, ये सेंटर टू सेंटर लेते हैं, क्योंकि ये फोर्स जो होती है ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है। एक चार्ज के सेंटर और दूसरे चार्ज के सेंटर के दरमियान होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स का मकसद है डिस्टेंस जो हम लेंगे वो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर लेंगे। डिस्टेंस जो हम लेंगे वो फ्रॉम सरफेस टू सरफेस नहीं लेंगे। डिस्टेंस हम जो होता है वो सेंटर से लेते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। अब ये जो फोर्स होती है ये फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स होती है
लॉन्ग रेंज का मकसद है ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक एक्ट करती है। आप इसकी अगर फार्मूला बनाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास KQ1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये फार्मूला जो होता है ये आपको बताता है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जब इनफाइनाइट होगा तो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स लॉन्ग रेंज होती है इन्फिनिटी। अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इनफाइनाइट करेंगे तो ही जाके इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स जीरो होगी। तो आप कह सकते हैं कि ये चार्ज जो होती है, ये जो फोर्स होती है लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसको हम लॉन्ग रेंज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जीरो तब होगी जब R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम K लेते हैं तो K इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कूलम्स कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि आप कह सके हर कंडीशन में इसकी वैल्यू वही होती है। और जो K होता है ये डिपेंड करता है, K डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। और दूसरा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे। दो चार्जेस के दरमियान नेचर ऑफ मीडियम कौन सा होता है। अगर हमारे पास वैक्यूम है तो K जो वैक्यूम के लिए होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देयरफॉर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स जो वैक्यूम के अंदर होती है उसके लिए आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप कह सकते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम नहीं है, उनके दरमियान वैक्यूम है, तो फिर ये जो है वो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होती है। ठीक है, अब अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मीडिया कोई भी मीडिया हो सकते हैं, मुख्तलिफ होते हैं मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलेटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकता है, तो डिफरेंट मीडिया हो सकते हैं। अब ये जो फोर्स होती है इसकी नेचर डिफरेंट है डिफरेंट मीडिया के अंदर। कोई भी ऐसा मीडियम नहीं होता जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बढ़ा सके, क्योंकि कम करने का जो रीजन होता है ना कि कोई मीडियम क्यों कम करता है, वो रीजन ऐसा है कि आप जब उसको हम पढ़ेंगे लास्ट में तो आपको पता लगेगा कि कोई मीडियम बढ़ा नहीं सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर मीडियम कम करता है, फिर कोई ज्यादा कम करता है, कोई इसको जीरो कर देता है, लेकिन कोई भी मीडियम ऐसा नहीं होता जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बढ़ाए। ठीक है, तो आप इसको पहले हम लेते हैं इंसुलेटर के अंदर। सेकंड केस हम इसका लेते हैं कि अगर हम कोई इंसुलेटर रख लेते हैं, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि अगर इसके अंदर इंसुलेटर हम रखते हैं चार्जेस के दरमियान, या पहले एयर का केस कर लेते हैं उसके बाद इंसुलेटर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले एयर का केस कर लें कि अगर एयर आ जाती है दो चार्जेस के दरमियान, Q1 है और हमारे पास Q2 है, इनके दरमियान इस तरह से अगर एयर आ जाती है तो देखिए एयर जो होती है उसके अंदर
पोलराइजेशन नहीं होती, ठीक है। एयर के अंदर पोलराइजेशन का इफेक्ट नहीं होता। जब पोलराइजेशन का इफेक्ट नहीं होता ना, तो फिर वो जो मीडियम होता है ना, वो फोर्स को कम नहीं कर सकता। पोलराइजेशन क्या है, लास्ट में आपको बताता हूँ कि एयर के अंदर जो होता है ना, वो पोलराइजेशन इफेक्ट नहीं होता। पोलराइजेशन इफेक्ट नहीं होता, इसलिए एयर जो होती है वो इस फोर्स को कम नहीं कर सकती। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आप करोगे फॉर एयर, तो ये हो जाएगा कि एयर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, वेयर के जो एयर का होता है इसको आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन R होता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इज रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, विच गिव्स मेयर of resistance offered by any medium to electrostatic force. Resistance offered by medium to the electrostatic force. के आप कह सकते हैं कि जब मीडियम फोर्स को कम करता है तो कम करने का मकसद है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का मकसद होता है कम करना, अपोज करना। इसका मतलब ये है कि कोई भी मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज करता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज करेगा, इसका मकसद है वो कम करेगा। कम करेगा इसका मकसद है रेजिस्टेंस। ये वो वाली रेजिस्टेंस नहीं होती है जो हम पढ़ते हैं कि ड्यू टू द रफनेस वगैरह। रेजिस्टेंस का मकसद है अपोजिशन। रेजिस्टेंस एक सेंस होता है, वो फिर किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जब अपोजिशन आती है तो उसको हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस होती है। और इसका जो एप्सिलॉन R होता है फॉर एयर, ये होता है, तो ये डिनोमिनेटर में होता है। जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एयर का असर नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर 1 आ जाता है तो 1 किसी भी चीज को मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर कोई फर्क नहीं देता। इसका मकसद है कि एयर जो होती है वो कोई फर्क नहीं देगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बिटवीन टू चार्जेस, चाहे वो जितनी फोर्स वैक्यूम के अंदर होगी उतनी एयर के अंदर होगी, कोई फर्क इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि एयर पोलराइज नहीं होती। फाइनली जो आंसर होता है वो ये होता है कि एयर पोलराइज नहीं होती, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है, इसलिए जो है वो इसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो आप कह सकते हैं कि डिक्रीज नहीं आती। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो एयर के अंदर फोर्स होती है वो बराबर होती है वैक्यूम के अंदर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास तीसरा इफेक्ट होता है वो होता है इंसुलेटर। अगर हम इंसुलेटर रखते हैं तो इंसुलेटर के लिए अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, अगर इनके दरमियान हमने कोई इंसुलेटर रख दिया है, कोई ब्लॉक हो, स्लेब हो, कुछ भी हम रख सकते हैं। अगर हमने इंसुलेटर रख दी है तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है, ये फोर्स इंसुलेटर की हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैसे भी आपको पता है एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का मकसद है विद रिस्पेक्ट टू द समथिंग। रिलेटिव का मकसद है कि जिसमें हम कंपैरिजन फैक्टर करें। एप्सिलॉन R की वैल्यू जो होती है ना, वो हमें ये बताती है कि वो मीडियम एयर के मुकाबले में फोर्स को कितना कम कर सकता है। अगर किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन R2 है, इसका मकसद है वो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स जब एयर के अंदर होती है ना,
उसके मुकाबले में वो 2 बार कम कर सकता है, मीन्स उसको हाफ कर सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है ना, उससे हमें पता लगता है कि वो मीडियम जो होता है वो कितनी टाइम्स जो है वो फोर्स को डिक्रीज करता है। अगर एप्सिलॉन आर 4 है, इसका मतलब है कि वो मीडियम एयर के मुकाबले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 4 गुना जो है वो कम कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का जो एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर फॉर इंसुलेटर, इसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं डिफरेंट इंसुलेटर्स पे। ग्रेटर देन 1 होती है और लेस देन इंफिनिटी होती है। डिफरेंट इंसुलेटर की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि डिफरेंट इंसुलेटर में पोलराइजेशन इफेक्ट डिफरेंट होता है। जिस मीडियम के अंदर पोलराइजेशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बहुत ज्यादा कम कर देगा। जैसे कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, ये जो एक रिवर्स इफेक्ट होता है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, डिफरेंट इंसुलेटर्स के अंदर ये डिफरेंट होता है, किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा होता है। और स्पेशली ऐसी चीजों के अंदर ये कम होता है जिस मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड है विद देयर न्यूक्लियर। अगर कोई भी ऐसा मीडियम है जिसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड है उसके न्यूक्लियस, एटम्स के न्यूक्लियस के साथ, उसमें ये पोलराइजेशन इफेक्ट कम होता। ठीक है, जबकि जिसमें स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं होते, वीकली अटैच्ड होते हैं, उसके अंदर पोलराइजेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं तो स्ट्रांगली इफेक्ट होता है, जबकि इंसुलेटर के अंदर टाइटली बाउंडेड होते हैं तो वीक जो है वो ये इफेक्ट होता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि ये मीडियम ज्यादा कम करेगा या इसका कम इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसका इंसुलेटर का 1 से ज्यादा होता है, इन्फिनिटी से कम होता है। डिफरेंट है फॉर डिफरेंट इंसुलेटर्स। अब इसके बाद अगर हम करते हैं कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर आता है, अगर हमारे पास कंडक्टर हो तो कंडक्टर अगर हम रख देते हैं दो चार्जेस के दरमियान, इस तरह से अगर दो चार्जेस के दरमियान हम कंडक्टर रख दें, अगर दो चार्जेस के दरमियान हम कंडक्टर रख देंगे ना, तो आपको पता है एप्सिलॉन जो आर होता है ना कंडक्टर का, वो इनफाइनाइट होता है। कंडक्टर का जो एप्सिलॉन आर होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मकसद है कि कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रोकने की इनफाइनाइट सलाहियत होती है। इनफाइनाइट सलाहियत का मकसद है कि कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जीरो कर सकता है। ठीक है, तो दो चार्जेस के दरमियान अगर कंडक्टर रख दें, फिर वो कंडक्टर की शीट हो, चाहे वो कंडक्टर का कोई स्लीव हो, कोई पीस हो, उसकी थिकनेस मैटर नहीं करती। अगर कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जीरो कर देता है। क्यों कर देता है, इसका कलेक्टिवली रीजन लास्ट में बताता हूँ कि क्यों करता है ऐसा। ये तो आप कह सकते हैं कि जो K जो होता है वो कंडक्टर का, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी इक्वल टू 0। देयरफॉर कंडक्टर के अंदर जो फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, अब अगर इन सब की कंपैरिजन करें तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वैक्यूम या एयर, इसमें सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद ये होती है इंसुलेटर के अंदर, उसके बाद ये होती है कंडक्टर। कंडक्टर में सबसे कम 0 होती है, और जो K की वैल्यू वैक्यूम या एयर के लिए सेम होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद K जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है इंसुलेटर के लिए। उसके बाद जो K की वैल्यू होती है वो होती है कंडक्टर के लिए 0। और जो एप्सिलॉन आर होता है
वो एयर का सबसे कम होता है। उसके बाद एप्सिलॉन आर होता है इंसुलेटर का, और उसके बाद जो होता है ये एप्सिलॉन आर जो होता है सबसे बड़ा कंडक्टर का होता है। क्योंकि जिस मीडियम के अंदर फोर्स कम होगी उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी इसका मकसद है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब फर्दर इसको एप्सिलॉन आर और इनको यहां से भी निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को मिला के एप्सिलॉन कहते हैं, और एप्सिलॉन का मकसद होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इन दोनों को मिला के हम एक ही फैक्टर कहते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो आप इसको मीडियम के लिए, मीडियम मींस कोई भी हो सकता है, इंसुलेटर, कंडक्टर, 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। जब आप एप्सिलॉन लिखते हैं तो फिर एप्सिलॉन आर की लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन के अंदर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर दोनों आ जाते हैं। और एप्सिलॉन आर का एक फार्मूला ये भी होता है कि एफ एयर और अपॉन एफ मीडियम। एप्सिलॉन आर कभी भी 1 से छोटा नहीं होता, क्योंकि अगर 1 से छोटा होगा ना, इसका मकसद है वो मीडियम फोर्स को बढ़ा देगा, और कोई भी मीडियम जो होता है वो फोर्स को बढ़ाता नहीं, हर मीडियम जो होता है वो कम करता है। इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू लेस देन 1 नहीं हो सकती, क्योंकि डिवीजन में फैक्टर अगर लेस देन 1 हो गया, डिनोमिनेटर अगर लेस देन 1 होता है तो रिजल्टेंट वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 4/1 4 होता है, 4/0.1 40 होता है। ठीक है, क्योंकि 4/0.1 जो होता है वो 40 बन जाता है। इसलिए डिनोमिनेटर के अंदर लेस देन 1 फैक्टर आएगा, इसका मकसद है वो मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बढ़ा देगा, और कोई भी मीडियम जो होता है वो ऐसे नहीं करता। अब इसके बाद हम रीजन डिस्कस करते हैं कि कोई भी मीडियम जो होता है वो क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, इसको एक क्वेश्चन की सूरत में देखते हैं कि वाई मीडियम डिक्रीजेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्यों कम करता है। तो यहाँ पे हम एक बेसिक इसका इफेक्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। पहले पोलराइजेशन का एक सिंपल मकसद समझें। सपोज करें यहाँ पे क्लास में 50 मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं और 50 हिंदू स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वल इक्वल जो है वो तादाद है। अब आप मिक्स होके बैठे हो तो आप कहेंगे कि दोनों की तादाद बराबर है, लेकिन आप जो है वो इस तरह से मिक्स होके बैठे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जाए और कहा जाए कि मुस्लिम स्टूडेंट एक साइड पे हो जाए और हिंदू स्टूडेंट दूसरी साइड पे, तो ये पोलराइजेशन कहलाती है। ठीक है, कि आप दो मुख्तलिफ चीजों को अलग कर दें। ठीक है ना, इस इफेक्ट को हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या होता है कि इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद भी वही रहेगी, और मुस्लिम स्टूडेंट की भी वही रहेगी, हिंदू स्टूडेंट की भी वही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पोलराइजेशन की वजह से तादाद कम ज्यादा होती है। वो पहले भी 50 थी, बाद में भी 50, पहले भी टोटल 100 थी, बाद में भी टोटल 100 होगी, लेकिन पहले मिक्सिंग थी और बाद में क्या हो गया, सेपरेशन हो गई, अलग हो गए। इस तरह से सेपरेट जो है वो पोर्शन उनका हो गया, सेपरेट पोर्शन उनका हो गया, तो इसको पोलराइजेशन कहते हैं। इसी तरह से जब कोई मटेरियल नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन जब कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो वो पोलराइजेशन की तरफ चला जाता है। ये होती कैसे, इसको थोड़ा ध्यान में रखें। मैं इसको एक प्लेट के एग्जांपल पे लेता हूँ।
सपोज करें हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी नेगेटिव प्लेट। अब पहले ये तय कर लें, क्योंकि आप एंट्री टेस्ट के हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी हुई है, आपको पता है एक चार्ज दूसरी चार्ज तक अपनी फोर्स पहुंचाती है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के हाथों वाला काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फोर्स इस बोल्ट तक पहुंचाऊंगा तो मेरी फोर्स इस बोल्ट तक पहुंचाने के लिए मैं अपने हाथ से ये काम लेता हूँ, हाथ मेरी फोर्स यहाँ तक पहुंचाता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की फोर्स नेगेटिव तक कैसे पहुंचती है, नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव तक कैसे पहुंचती है, ये काम करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज दूसरी चार्ज तक अपनी फोर्स, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो प्लेट चार्ज हो, चाहे एनी आर्बिट्ररी शेप की चार्ज हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही यही काम करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे एंड मैक्सवेल। तो ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। अब सपोज करें इसके अंदर हमने एक इंसुलेटर रख दिया। अब इंसुलेटर क्या करता है कि इंसुलेटर के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मैं बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेता हूं कि इंसुलेटर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ये पॉजिटिव प्लेट क्या करती है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, और इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एक साइड ले जाते हैं तो दूसरी साइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब ये इस तरह से ये इफेक्ट हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी जो नेगेटिव चार्जेस होती है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाती है, और पॉजिटिव चार्जेस जो होती है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाती है, कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस जो है वो इंसुलेटर की वो साइड जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ थी वो नेगेटिव जो है वो उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई, और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ साइड थी उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं पोलराइजेशन। आप इसको समझे, देखिए ये पेन है, ये न्यूट्रल है, इसके हर हिस्से के अंदर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल प्रोटॉन्स है। सपोज करें यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, और वो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है। नतीजा क्या निकलेगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड पे आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आएंगे तो ये साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये साइड क्या होती है, नेगेटिव। सेम एज मोशनल ईएमएफ, जब मोशनल ईएमएफ में कंडक्टर को मूव करवाते हैं तो ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हो जाते हैं और प्रोटॉन दूसरी। वैसे भी इलेक्ट्रॉन चले गए पीछे, प्रोटॉन की तादाद ज्यादा रहेगी, ये वाले तो नहीं जाएंगे लेकिन उसके अपने ही होंगे। तो इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब इसकी वजह से एक नेगेटिव होगी और दूसरी पॉजिटिव। ओवरऑल पेन न्यूट्रल ही है, क्योंकि पेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद तब्दील नहीं हुई, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। तादाद टोटल उतनी, ओवरऑल पेन क्या होगी, ओवरऑल पेन न्यूट्रल है, लेकिन पेन का एक हिस्सा नेगेटिव हो गया और एक हिस्सा पॉजिटिव। तो इस पेन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। इन डायपोल्स, इनको हम कहते हैं डायपोल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है इस तरह से, क्योंकि मॉलिक्यूल की एक साइड पॉजिटिव और एक साइड क्या होती है, नेगेटिव। तो मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है फ्रॉम पॉजिटिव मॉलिक्यूल टू द नेगेटिव, और इसको हम कहते हैं डायपोल, के इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, एक साइड नेगेटिव इक्वली और एक जो साइड है वो इक्वली पॉजिटिव। अब ये जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरह से होती है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द
नेगेटिव। जबकि ये जो इंसुलेटर है इसके अंदर जो ये पोलराइजेशन हुई है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है इसका डायरेक्शन कौन सा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स की है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये प्लेट्स अट्रैक्ट कर रही थी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन हुई और पोलराइजेशन के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर एक फील्ड बनी, तो मॉलिक्यूल की फील्ड और ये बाहर की फील्ड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अपोजिट। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर। और दो फील्ड्स जब अपोजिट आ जाती है तो वो एक दूसरे को क्या कर देती है? वीक कर देती है। नतीजा ये निकलता है कि ये डायपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देती है और नतीजा ये निकलता है कि फोर्स वीक हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंसुलेटर जो होता है वो जब हम किसी भी चार्जेस के दरमियान रखते हैं तो उस इंसुलेटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उस इंसुलेटर के मॉलिक्यूल्स को डायपोल बना लेती है। डायपोल जो होता है उसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है विद इन मॉलिक्यूल्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वीक कर देती है। और ये हर इंसुलेटर की डिफरेंट होती है। किसी इंसुलेटर के अंदर ये इफेक्ट ज्यादा होता है और किसी इंसुलेटर के अंदर ये इफेक्ट कम होता है। इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो इधर नहीं जाते। टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते तो इफेक्ट कम होता है और फोर्स कम जो उसमें डिक्रीज कम आती है। लेकिन कंडक्टर जो होता है ना उसके अंदर ये इफेक्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं। और कंडक्टर अगर आप रखोगे ना तो जितनी ये फील्ड होगी उतनी फील्ड अंदर बन जाएगी, इक्वल फील्ड बन जाएगी। और इक्वल अगर फील्ड बन जाएगी तो दोनों फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो अपोजिंग फील्ड बनेगी ना वो उस फील्ड को जीरो कर देगी जो उससे पास होने की कोशिश करेगी। आंसर करते हैं इसके क्वेश्चंस।